गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 3। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड वीडियो लेक्चर की सीरीज़ है और इसमें जो सबसे फर्स्ट लेक्चर है आपका वो है लेक्चर 3.0। तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका लेक्चर 3.0 और इसमें जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इससे पहले जो दो चैप्टर हमने पढ़े थे आपका वो थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा चैप्टर था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से बिलोंग करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप चार्ज को स्टडी करते हैं जो रेस्ट पे रखा गया हो। वैसे ही ये आपका चैप्टर थर्ड है और इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप मोशन करते हुए चार्ज की स्टडी करते हैं, या दूसरे शब्दों में अगर आप इसे डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये क्या है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने क्या कहा? आपने ये कहा द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है आपका वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करें, आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइन एज द फ्लो ऑफ चार्ज। क्वांटिटेटिवली आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया kept perpendicular to the flow of charge is known as the amount of charge flowing across that area per unit time। सिंपल साधारण शब्दों में अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो किसी कंडक्टर में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट सेकंड में पास होने वाला या पर यूनिट टाइम में पास होने वाला चार्ज ही क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। ठीक है, तो लेट्स सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से टी प्लस डेल्टा टी टाइम में, ठीक है, टी से टी प्लस डेल्टा टी टाइम में अगर आपका क्यू या आप कह सकते हैं डेल्टा क्यू चार्ज अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा क्यू चार्ज इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा है। तो आपने क्या कहा, जो आपका एवरेज करंट है आई एवरेज, वो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज करंट। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एवरेज करंट ना कैलकुलेट करना हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट के कैलकुलेट करनी हो या इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट करना हो, तो क्या करें? आप लोगों ने चैप्टर 3 में 11th में पढ़ा होगा कि अगर आप किसी एवरेज क्वांटिटी से, किसी एवरेज से इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उसका लिमिट लेते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यही तो हमने किया था जब हमने एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड की थी, या जब एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट की थी। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। सो आई इंस्टेंटेनियस, या सिंपली आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। ये आपका करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर के थ्रू, अगर वो चार्ज क्या है आपका? स्टेडी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वो चेंज नहीं होता, तो इस सिचुएशन में जो आपके करंट की वैल्यू है आई, वो क्या हो जाएगी आपका? क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हैं तो जो यूनिट होगी आपका, वो यूनिट क्या होगी? कूलाम पर सेकेंड, क्योंकि चार्ज किस में आप मेजर करते हैं? कूलाम, और टी आप किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपका? कूलाम पर सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एक और
आपका यूनिट है, या इसकी जो एसआई यूनिट है उसको आप क्या कहते हैं, एम्पियर, और उसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या है वो नेक्स्ट टॉपिक आपका, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखिए कन्वेंशनली जो आपका पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है उसी को करंट की डायरेक्शन कंसिडर किया जाता है। सो लेट्स सपोज अगर आपके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं, तो जो कन्वेंशनल करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी वो भी कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन आप, मैं, हम सभी लोग ये जानते हैं कि जो आपका हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से है, आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन आपका कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो को की वजह से जो करंट है उसी को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। बट रिमेंबर दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। हमारा कन्वेंशनल करंट आपका अभी भी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक चीज ध्यान दीजिए, पॉजिटिव चार्जेस का जो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है दैट इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि जो हमारा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के, इलेक्ट्रॉनिक करंट के डायरेक्शन के, सॉरी मैं खुद को रेक्टिफाई करना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट के डायरेक्शन के क्या होता है, अपोजिट होता है। सो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा कन्वेंशनल करंट है वो लेफ्ट टू राइट ही फ्लो होगा। एक चीज़ ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो आता है इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपके माइंड में क्वेश्चन रेज कर सकता है कि सर इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन की भी जरूरत हमें पड़ती है। तो देन व्हाई वी आर कॉलिंग इलेक्ट्रिक करंट एज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए आप जानते हैं कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ फैक्टर एडिशन या पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन का यूज़ करना होता है। ठीक है, अगर किन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए आपको इन तीनों लॉस की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप उसे अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा का यूज़ करके ऐड कर सकते हैं, देन वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी आपका स्केलर की तरह ही बिहेव करेगी। करंट का मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सो लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह से दो वायर्स हैं, ये दोनों वायर एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। इस वायर में अगर आप देखें 4 एम्पियर करंट फ्लो हो, इस वायर में अगर आपका 3 एम्पियर करंट फ्लो हो, तो इस वायर में अगर आप मेजर करेंगे तो करंट कितना होगा, 7 एम्पियर। तो यहाँ आपको दिख रहा है करंट का जो एडिशन है वो आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। आप करंट को सिंपल अलजेब्रा का यूज़ करके ऐड कर सकते हैं, इसीलिए करंट जो है आपका वो एज अ स्केलर क्वांटिटी ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये आज हमारे कुछ टॉपिक हैं, ये कंप्लीट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से आपका, ये एस एल अरोड़ा में दिया है आपको एग्जाम्पल नंबर 6। मैंने जैसे पहले आपको कहा था हम एस एल अरोड़ा ही फॉलो करेंगे या एनसीईआरटी। सो ये आपका एस एल अरोड़ा का एग्जाम्पल नंबर 6 है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव in an orbit of radius 5.0 into 10 to the power minus 11 meter with a speed of 2.2 into 10 to the power 6 meter per second. Find the equivalent current. The charge of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो जो क्वेश्चन में गिवन चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। आपको रेडियस दी गई है सर्कुलर ऑर्बिट की और ये है आपका 5 into 10 to the power minus 11 मीटर। उसके साथ जो आपको दिया गया है वो है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये आपको दी गई है 2.2 into 10 to the power 6 मीटर
पर सेकेंड। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई आपको दिया है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट कितना होगा। आप जानते हैं, लेट सपोज आपके पास एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस है जिसमें आपका ई अमाउंट ऑफ चार्ज है, जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, उसके चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट है आर रेडियस का, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन v स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विथ स्पीड v। और इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है आपका e। अब देखिएगा, आप जानते हैं किसी सर्किट से फ्लो होने वाला करंट I इज इक्वल टू क्या होता है आपका Q अपॉन T। यहाँ पे Q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो आप Q की जगह स्मॉल e रख सकते हैं। और T क्या है, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, सो इसकी जगह पे आप कैपिटल T रख सकते हैं। सो आपको क्या मिल गया, I इज इक्वल टू स्मॉल e अपॉन कैपिटल T। लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आप ये जानते हैं इस सर्कल का वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम है वो क्या होगा आपका, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एक सर्कल कंप्लीट करने में इलेक्ट्रॉन जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या होगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस विच इज गिवन बाय 2πr, और इसकी स्पीड कितनी है v। ये वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 में रखें तो आपके पास I इज इक्वल टू आ जाएगा E अपॉन 2πr इंटू वी। देखिए सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं, E क्वेश्चन में गिवन है, V क्वेश्चन में गिवन है, R क्वेश्चन में गिवन है, 2 इज अ न्यूमेरिकल नंबर, और पाई आप जानते हैं 3.14। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी भी आपको दी गई है 2.2 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 इंटू पाई 3.14 इंटू आर 5 इंटू 10⁻⁻11। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 1.12 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल बनाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये भी आपके SL अरोड़ा से ही है, एग्जाम्पल नंबर 7, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे सॉल्व करते हैं। ये आपसे कह रहा है इन फिगर show a plot of current I through the cross section of a wire over a time interval of 10 seconds. Find the amount of the charge that flow through the wire during the time period. आपको फिगर में एक ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरह से, एक्स एक्सिस के अलोंग आप टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसे सेकंड में मेजर किया जा रहा है, वाई एक्सिस के अराउंड आप करंट को मेजर कर रहे हैं जिसे एम्पियर में मेजर किया जा रहा है। आपको जो ग्राफ दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। इनकी क्रॉसपोंडिंग जो वैल्यूज दी गई हैं, ये आपका 5 है, ये 5 है, और यहाँ पे 10 है। चलिए इनकी नेमिंग कर लेते हैं। लेट सपोज ये आपका O है, ये A, ये B, ये C, ये D। आपको क्या करना है, आपको t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक अमाउंट ऑफ चार्ज जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं ये IT कर्व है, मींस दिस इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन I एंड T। इसमें चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आप एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लीजिए, दैट विल प्रोवाइड यू द चार्ज। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें Q कैलकुलेट करना है, और उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एरिया है आपका, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ two area, a triangular portion and then a rectangular portion। तो आप इसके एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा आपका
हाइट इंटू बेस, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं 2 से 5 कैंसिल आउट होगा 2.5, और ये हो जाएगा आपका 12.5 प्लस 25। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 27.5 कूलम। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ योर क्यू चार्ज। आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिया गया है वो ऐसा लड़ोड़ा का एग्जांपल नंबर 8 है। ये आपसे कहता है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज QT इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको दिया गया है जो चार्ज है वो है आपका AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट पोर्शन में आपसे पूछा गया है राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ABC, और नंबर 2 आपसे पूछा गया है इफ द वैल्यू ऑफ ABC इन SI यूनिट आर 5, 3 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करें, फर्स्ट पोर्शन को सॉल्व करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है A, B और C की डायमेंशन बताइए। आप जानते हो डायमेंशनल एनालिसिस आपने 11th में पढ़ा था आपका चैप्टर 2 में। वो आपसे ये कहता है अगर आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं कि किसी भी इक्वेशन में सभी टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने चाहिए, तो अगर आप वही लॉजिक यहाँ पर यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ Q, दिस मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ AT स्क्वायर को आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर। तो आप जानते हैं डायमेंशन ऑफ A कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ Q, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर। Q की डायमेंशन कितनी है आपका, Q की डायमेंशन है आपका AT, और T स्क्वायर की डायमेंशन है आपका T स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा AT माइनस 1। इसी तरह से आप सेकेंड टर्म की भी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें फिर आप उसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। डायमेंशन ऑफ Q मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT। इसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ B इंटू डायमेंशन ऑफ T। तो यहां से जब आप डायमेंशन ऑफ B कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ Q डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ T। तो ये सिंपली सॉल्व होके आ जाएगा आपका AT अपॉन T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा A। अब बचा आपका डायमेंशन ऑफ C। ये सबसे आसान है, देखिए कैसे। अगर आपको याद हो तो आपने कहा था डायमेंशन ऑफ Q मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर आप उसका यहाँ पे यूज करते हैं तो डायमेंशन ऑफ C क्या आ जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ Q, और ये क्या होगा आपका AT। तो यहाँ आपने तीनों टर्म्स की डायमेंशन फाइंड आउट कर ली है। जो इस क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन था वो ये था आपका कि अगर आपको A B C की वैल्यूज दी गई हो, A की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 5, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 1, तो आपसे पूछा गया था कि T इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर I की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए Q आपको गिवन है A T स्क्वायर प्लस B T प्लस C। I आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या कीजिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dq बाई dt। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखेगा इसमें AT स्क्वायर A कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, T स्क्वायर का T के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं कितना होगा 2T प्लस
BT में जब आप फर्स्ट फंक्शन क्या है कांस्टेंट, उसे डिफरेंशिएशन के बाहर ले लीजिए। टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा, डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 प्लस सी कांस्टेंट है और आप जानते हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो आई कितना आ जाएगा आपका 2AT प्लस बी। वैल्यू रखिए, आपको ए बी सी की वैल्यू दी गई है, टी की वैल्यू दी गई है। अगर आप आई की वैल्यू रखते हैं तो आई की वैल्यू आ जाएगी आपका 2 इंटू ए कितना दिया गया है 5 इंटू टी कितना है 5 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 53, आई इज इक्वल टू 53 एम्पियर, और यही आपका आंसर है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगली सीरीज में हम स्टडी करेंगे आपका मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी करंट। धन्यवाद।